आजकल बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसके जनरल अवेयरनेस में अधिकतर फाइनेंस और बैंक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, एम्फेसिस रहता है उस पर। यह सिलेबस में भी है लिखा हुआ। आप लोग बैंक्स जाते होंगे, अधिकतर लोग आप में से बैंक्स जाते ही हैं कभी ना कभी। वहाँ तरह तरह की बात सुनते होंगे, जैसे CBS डाउन हो गया आज, या फिर वो हाइपोथिकेट उसको कर दिया गया, या भाई मॉर्गेज लोन लेना है तो मॉर्गेज दे दीजिए, ये गारंटी दे दीजिए। तो ये सब आखिर है क्या? चेक है तो चेक के नीचे नंबर्स रहते हैं, वो नंबर क्या है? तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। और चलिए इन्हीं सब बातों के बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार एक बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? अधिकतर कंपनियों का एक एक टैगलाइन रहता है ना, तो ये एक परिवार एक बैंक किस बैंक का टैगलाइन है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक या यस बैंक? तो ये टैगलाइन जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत चीज़ में नंबर 1 है, NPA मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी अच्छा इसका है। बेसिकली ये वेस्टर्न इंडिया में कंसंट्रेटेड है ये बैंक। आजकल इधर उधर भी काफ़ी खुल रहे हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर पुणे में है और उसी एरिया में ज़्यादा लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर सब्सक्राइबिंग टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY? एज लिमिट क्या है? PMSBY के बारे में आप लोग सुनते होंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके लिए एज लिमिट क्या है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए उसको ज्वाइन करने के लिए? 18 से 70 साल, 21 से 65 साल, या 25 से 75 साल, या 18 से 65 साल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 से 70 साल। अब ये है क्या? एक तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस तरह का 3 स्कीम है। एक ये तो हो गया, दूसरा है PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, एक अटल पेंशन योजना। तो ये सबका अलग अलग ये है। पहले जनधन खाता जो खुला था उससे इसको लिंक किया गया था, बाद में सभी सेविंग्स बैंक खाता होल्डर जो है ना सभी बैंक में इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें 20 रुपया सालाना प्रीमियम आप दीजिए और इसमें 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल बेनिफिट है। मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो डेथ अगर हो गया तो पूरा के पूरा 2 लाख मिल जाएगा। या अगर फुल डिसेबिलिटी हो गया, जैसे दोनों हाथ या दोनों पैर कट गए, ये हुआ, तो वो पूरा का पूरा 2 लाख मिलेगा। और पार्शियल डिसेबिलिटी अगर है तो 1 लाख रुपया मिलता है। और ये 20 रुपया प्रीमियम है, साल में हर साल रिन्यू होता है। अगर आपके अकाउंट के साथ अगर आपने मैंडेट दिया हुआ तो हर साल आपके अकाउंट से खुद ब खुद 20 रुपया डेबिट हो जाएगा और 2 लाख का कवर रहेगा। बहुत अच्छा स्कीम है ये। और इसका एज लिमिट है 18 मिनिमम और 70 मैक्सिमम, ऑप्शन ए। एक्सपैंड द टर्म ALM एज यूज्ड इन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। ALM आप लोग हमेशा सुनते होंगे, जब बैंक का कोई रिजल्ट आता है, आप टीवी खोलेंगे या पेपर देखेंगे, उसमें ALM के बारे में बात होती है। तो ALM है क्या? एसेट लिंक मैनेजमेंट, एडवांस लायबिलिटी मोड, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट या एश्योर्ड लोन मार्केटिंग? तो इसका सही जवाब है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या है आखिर? आपके पास आपका एसेट क्या है? एसेट आपके पास जो आपका कैश है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, ये सब आपके लिए एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। आप उसको जब भी चाहें इनकैश कर सकते हैं। और लायबिलिटी क्या है? अगर आपने कोई लोन लिया, आपको रिपे करना है तो लायबिलिटी है। लेकिन बैंक के केस में जस्ट उल्टा होगा। बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो किसका? बैंक का अपना डिपॉजिट तो नहीं है ना। आपके पास जो अपना डिपॉजिट है वो आपके लिए एसेट है, लेकिन बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो उसको आपने बैंक में जमा किया है, वो बैंक को लौटाना है आपको। अब जब भी जाइएगा बैंक, आप चाहिएगा लौटाना, तो आप बैंक आपको लौटाएगी। तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो गई, बैंक के लिए वो देनदारी बनी हुई है। और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है? लोन आपके लिए लायबिलिटी हो रही है, आपको लौटाना है ना लोन, तो आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट है। बैंक ने आपको दे दिया वो पैसा, वो बैंक जब चाहेगी लेगी, तो बैंक के लिए वो एसेट हो गया। तो जो एज इंडिविजुअल आपके लिए एसेट लायबिलिटी है, वो बैंक के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है एसेट लायबिलिटी। तो बैंक की कमाई क्या होती है? एक बार पहले भी हमने क्लास में बताया, ऐसे जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आपको देती है और जो लोन पर आपसे लेती है, उसी का जो डिफरेंस है वही बैंक की कमाई होती है। जैसे लोन पर आपसे 12% ले रही है, डिपॉजिट पर मान लीजिए 4% दे रही है, 6%, तो बीच का जो 6% 8% है ना, वही बैंक की कमाई है। उसी में सब खर्चे, सब जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब उसी में कवर करती है। तो बैंक को ये मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई हमारा ये कहीं गैप बहुत कम तो नहीं हो जा रहा है, कहीं हम लोन पर कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और डिपॉजिट पे ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, सो दैट कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी।
या कोई लंबे पीरियड के लिए हम डिपॉजिट ले लिए, उस पर बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं, कम पीरियड वाले में कम दे रहे हैं, तो इसका जो मिसमैच होने लगता है ना, वो देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। बीच बीच में देखते होंगे बैंक कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है लोन पर या घटाती है, या फिर डिपॉजिट पर घटाती है बढ़ाती है, ये इसी के लिए किया जाता है वो। तो दिस इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। एट प्रेजेंट विच एंटिटी इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट इन इंडिया? आज के दिन में रिटेल पेमेंट के लिए इंडिया में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन माने सबके ऊपर वो कंट्रोल करने वाला कौन है? RBI, नीति आयोग, SBI या NPCI? NPCI मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NPCI। ये मुंबई में है। और जो भी जैसे आप UPI पेमेंट करते हैं, भीम पेमेंट करते हैं, पेटीएम पेमेंट करते हैं, जो भी डिजिटल पेमेंट का आजकल ज़माना है, तो जो भी इस तरह का पेमेंट कर रहे हैं रिटेल पेमेंट छोटे छोटे, तो वो जैसे पेटीएम से आपने पेमेंट कर दिया किसी को, उसका अकाउंट है स्टेट बैंक में, कैसे जाएगा पैसा? डायरेक्ट तो नहीं जा रहा। वही थ्रू NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो पूरी की पूरी ओवरसी करती है, कंट्रोल करती है इस तरह की। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NPCI। ये बैंक्स लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं मिलकर, बैंक्स और इंडियन बैंक एसोसिएशन मिलकर स्पॉन्सर करते हैं इसको, और बॉम्बे से इसका ऑपरेशन होता है। सिटी कोड, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री? इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन है जिसमें कि सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड इसमें लिखा रहता है? IFSC, PIN, SBC या MICR? इसका सही जवाब है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आप चेक देखते होंगे, चेक में नीचे आजकल एक पहला है चेक नंबर, दूसरा जो रहता है ना वो MICR कोड होता है। तो इसका पहला 3 डिजिट जो 9 डिजिट का होता है, ये पहला 3 डिजिट जो होता है वो सिटी कोड होता है, बाद का 3 डिजिट जो होता है बैंक का कोड होता है, और लास्ट का 3 डिजिट जो होता है उस बैंक के ब्रांच का कोड होता है। तो उससे वो जब चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम या क्लियरिंग में जब वो चेक आजकल जाता है ना, तो तुरंत पता चल जाता है कि किस बैंक के किस ब्रांच का वो चेक है। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। IFSC क्या है? IFSC 11 डिजिट का कोड होता है। वो होता है कि बैंक से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली NEFT कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, उसके लिए IFSC होता है। वो 11 डिजिट का होता है। उसमें पहला 4 लेटर और डिजिट मिलकर जो होता है ना, वो बैंक का नाम होता है, और उसके बाद लास्ट डिजिट्स उसके जो होते हैं वो बैंक के ब्रांच के कोड होते हैं, और बीच में जो गैप रहता है वहाँ 00 दिया जाता है। जैसे मान लीजिए SDFC 0000 8 हो गया, उसके बाद 150, तो ये ब्रांच का कोड हो गया। तो उससे पता चल जाता है कि किस बैंक का किस ब्रांच का ये चेक है। वो फंड ट्रांसफ़र में आसानी होती है उसमें। IFSC ये होता है। और पिन तो जानते हैं ATM के लिए होता है, पर्सनल इंडेक्स नंबर। तो MICR वही होता है। अब जब भी MICR का काम क्या है कि जब चेक पेमेंट के लिए डालते हैं ना, तब वो पता करते हैं क्लियरिंग में कि कहाँ का चेक है और किस सिटी से यूज़ किया हुआ है। तो MICR वही है जिसमें पहला 3 सिटी कोड, बाद में 3 डिजिट बैंक कोड और लास्ट का 3 डिजिट ब्रांच कोड होता है। वी रीड अ टर्म CBS इन बैंकिंग ऑपरेशंस, एक्सपैंड द टर्म। हम लोग बैंकिंग में CBS के बारे में सुनते हैं हमेशा। तो ये क्या है? कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? तो ये जैसे बैंक हम लोग जाते हैं सुनते हैं ना कि आज CBS डाउन हो गया, क्या है? तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पहले क्या होता था? बैंक में लेजर्स होते थे जहाँ की कस्टमर का डिटेल्स लिखा जाता था। तो इस बैंक में जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक के मुंबई शाखा में आप हैं, आप दिल्ली में जाके पता करने जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, उस समय नहीं चलता था पता, वो ब्रांच वाइज सब डिटेल्स रहता था। बाद में जब कंप्यूटराइजेशन होने लगा तो लोकल लेवल पर ब्रांच को क्या किया गया, लेजर हटाकर वो एक सर्वर बैठाया गया और कंप्यूटर वहाँ उस ब्रांच के लिए वो रहता था। और बाद में जब CBS हुआ ना, तो पूरे बैंक को एक कंप्यूटर का नेटवर्क से जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक है तो इसका कंप्यूटर नेटवर्क जो है सेंट्रलाइज्ड वो सर्वर है बॉम्बे में। वहाँ से आज आप स्टेट बैंक के मुंबई में जाइए या दिल्ली में जाइए, कस्टमर आप जहाँ के भी हैं, दूसरे जगह से भी आप बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ भी सब आपके बारे में पता रहेगा, क्योंकि सभी डेटा सेंट्रलाइज सर्वर में होता है। तो ये CBS है। अब कंप्लीट जो कंप्यूटराइजेशन हो गया ना, उसके बाद इस टर्म को CBS कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इश्यूड चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इट बिकम्स स्टेल इन हाउ मेनी मंथ्स। अगर चेक जो इशू किया गया है उसको आप कितने दिनों तक प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो स्टेल हो जाएगा। स्टेल यानी बासी। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 महीना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने चेक दे दिया और आप उसको लेकर बैठे हुए हैं कि कभी भी हम 2 साल के बाद भी जाएंगे अकाउंट में जमा कर देंगे या पेमेंट ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेक जिस दिन इशू हुआ उस दिन से लेकर 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद वो चेक बासी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैंक जाएंगे ना तो उसका पेमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगा, उसका प्रोसेस है। फिर आप जाकर जिसने चेक इशू किया है उससे फिर आप इसको रिवैलिडेट करा सकते हैं, फिर इसका पीरियड बढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में 3 साल ही चेक का वैलिडिटी होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। उसके बाद वो स्टेल हो जाता है। वेयर इज द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDBRT लोकेटेड। IDBRT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? आप लोगों ने क्या सुना है IDBRT के बारे में? आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बैंक में आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तरह तरह के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये कैसे ऑपरेट करे, कैसे इसके बारे में, कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए, इसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके बारे में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ की इसके बारे में पढ़ाई होती है। एक तरह से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसा है ये IDBRT। तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। इसको इस तरह से समझिए कि RBI का एक सब्सिडियरी के रूप में काम करती है ये। तो बैंक से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना उसके बारे में यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है। The type of account in which depositors are required to deposit certain sum at regular period of time is called। एक तरह का एक अकाउंट होता है जिसमें कि डिपॉजिटर को, माने जमा करने वाले को, एक रेगुलर पीरियड पर, रेगुलर अंतराल पर एक सर्टेन सम जमा करना पड़ता है। तो उस अकाउंट का नाम क्या है? सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? सेविंग्स बैंक हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेविंग्स बैंक होता है, आपने एक सेविंग्स बचत खाता खोल दिया, उसमें आप आज जाइए पैसा जमा कीजिए, कल निकाल लीजिए, या आज ही जमा किया आज निकाल भी सकते हैं। लेकिन एक लिमिट होता है उसका कि महीने में आप इससे ज़्यादा निकालिएगा तो कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ फ़ी देना पड़ेगा। साल में इतना बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो ये लगेगा। उसमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है, आपको 3%, 4% इंटरेस्ट मिलता है उसमें। तो ये सेविंग्स बैंक है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं होता है। आप एक दिन में 50 बार जमा कीजिए, 50 बार निकालिए, लेकिन बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। ये नॉर्मली बिजनेस क्लास के लिए होता है। तो बताइए कि अगर इंटरेस्ट नहीं देगी तो आप पैसा क्यों रखेंगे? तो बिजनेस वाले लोगों के लिए क्या होता है कि उनके पास बहुत पैसे दिन भर में कलेक्ट हो गए, अब रखें कहाँ? बैंक में जमा करेंगे। बैंक कस्टोडियन है, बैंक में सेफ्टी है, और बार बार जमा करना निकालना, किसी को 10 जगह चेक दे दिया उसका पेमेंट हो रहा है। और बैंक इंटरेस्ट इसलिए नहीं देती है कि बैंक में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना उसका एक कॉस्ट होता है बैंक में। उतना देर सपोज कीजिए कि एक चेक आपने पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किया, तो उसमें स्टाफ का समय लगा ना, स्टाफ को पेमेंट किया जाता है ना, स्टाफ का समय लगा, उसको कैश गिनने में समय लग रहा है, पेमेंट करने में समय लग रहा है, तो वो कॉस्ट इन्वॉल्व है। हर ट्रांजैक्शन पर बैंक का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। 10 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये ऐसे कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो इसीलिए बैंक उस पर इंटरेस्ट नहीं देते। भाई आपका कोई ट्रांजैक्शन का लिमिट इसमें हम नहीं दे रहे हैं, आप दिन भर में 50 बार कीजिए, साल में 100 बार, 1000 बार कीजिए, इसीलिए हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? उसमें एक सर्टेन अमाउंट आप सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स कर देते हैं, जमा कर देते हैं कि भाई हमारे पास 1 लाख रुपया सरप्लस है, हमने 10 साल के लिए जमा कर दिया, 10 साल के लिए वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 10 साल के बाद एक बार जोड़कर मिल जाएगा। वो होता है फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट होता है, जो अभी क्वेश्चन हमने पूछा उसका सही जवाब है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग वर्ड का मतलब ये होता है लगातार, रेकर करना। तो जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके पास, आपको कहीं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, आपको हर महीने 10,000 रुपये की बचत होती है। तो भाई घर में कहाँ रखें?
हर महीने हम 10,000 रुपये का एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल देते हैं 5 साल तक के लिए। तो 5 साल यानी कि 60 महीना हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपया हम अकाउंट में डालते चले जाएंगे, और एक 60 महीने के बाद उसमें हमको इंटरेस्ट के साथ वो मिल जाएगा। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट है, एक निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए उसमें जमा किया जाता है। What is the name of a charge that is created on movable asset as security for a debt or loan? उस चार्ज का क्या नाम है, मतलब उस सिक्योरिटी का क्या नाम है जो कि मूवेबल एसेट किसको कहते हैं, जो कि इधर उधर मूव कर सके, फिक्स नहीं हो एक जगह, कि एक सिक्योरिटी के रूप में हम जब लेते हैं तो उस पर वो चार्ज क्रिएट करते हैं, तो उसका क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ज दैट इज क्रिएटेड ऑन मूवेबल एसेट एज सिक्योरिटी फॉर लोन जब दे रहे हैं तो एक सिक्योरिटी हम लेते हैं, तो इस तरह का मूवेबल सिक्योरिटी पर लेते हैं तो क्या नाम है उसका। हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज या गारंटी। आप लोग देखते होंगे कि बस कहीं है, देख रहे हैं बस जा रहा है, उसमें कहीं पर पीछे में लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या हाइपोथिकेटेड टू ऐसे बैंक। तो ये हाइपोथिकेशन होता है। हाइपोथिकेशन मूवेबल एसेट पर किया जाता है सिक्योरिटी, उसमें पोजेशन जो है ना वो फिजिकल पोजेशन जिसका प्रॉपर्टी है उसी के पास रहता है, बैंक सिर्फ उस पर एक चार्ज क्रिएट कर देती है, आप यूज़ कीजिए उसको, लेकिन बैंक का चार्ज है वो एज सिक्योरिटी। बैंक जब भी चाहे उसको लेकर उसको बेच सकती है अगर आपने लोन वापस नहीं किया तो ये मूवेबल एसेट, जैसे गाड़ी हो गया, कहीं कहीं आप शॉप में भी जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू किसी बैंक का नाम होगा, तो हाइपोथिकेटेड वहाँ क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ जो स्टॉक है वो तो मूव करता है ना, कपड़े का दुकान है या जनरल स्टोर्स है या टीवी का शॉप है, तो वो सब मूव करेगा, तो वो भी हाइपोथिकेटेड है बैंक में, वो एक तरह से सिक्योरिटी है, बैंक ने जो लोन दिया है उसका वो सिक्योरिटी है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज नॉर्मली घर वगैरह का इस तरह का करते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी आपको जो है वो मॉर्गेज के रूप में लिया गया है, वो आप रहिए उसमें सब कुछ कीजिए, लेकिन वो चार्ज क्रिएटेड है मेरे पास। प्लेज क्या होता है, प्लेज में होता है कि सिक्योरिटी को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक को ही, जैसे मान लीजिए गोल्ड लोन आप ले रहे हैं या लोन अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी या एनएससी के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड भी आप ही के पास रहेगा, बैंक भी आपको लोन भी दे दी, गोल्ड बैंक रख लेगी आप अपने पास और उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको देगी लोन के रूप में, तो ये प्लेज हुआ। प्लेज में फिजिकल पोजीशन बैंक के पास चला जाता है, लेंडर के पास चला जाता है और आपको अमाउंट देती है, आप जब पैसा दे देंगे वो आपको वापस हो जाएगा। और हाइपोथिकेशन में फिजिकल पोजीशन आप ही के पास रहता है, वो बैंक नहीं लेती है, ये दोनों में अंतर है। और गारंटी क्या होता है, गारंटी आपके बिहाफ आप लोन ले रहे हैं तो बैंक एक कोई सक्षम आदमी उनका गारंटी भी ले लेती है कि भाई हम इनको जानते हैं अच्छे आदमी है, हम इनके बिहाफ में गारंटी ले रहे हैं कि ये लोन आपका वापस करेंगे। ये अलग बात है कि अगर लोन बोरोवर नहीं वापस करेगा ना तो गारंटर की भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन वापस करने के लिए, बैंक उनको भी पकड़ता है। तो इसीलिए किसी को भी गारंटी देने के पहले 10 बार सोचिए, आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टॉक्स शेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें कि आप स्टॉक और शेयर को रख सकते हैं। आजकल शेयर मार्केट की काफ़ी चर्चा होती रहती है हर समय। पहले क्या होता था कि पहले जैसे मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर खरीदना, 100 रुपये आपने खरीदा, आपने ब्रोकर को फ़ोन किया, वो ब्रोकर बॉम्बे में या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ वो खरीदता था उसको किसी कोई बेचने वाले से, और फिर वो फिजिकल फॉर्म में वो शेयर आपके पास बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आता था 10 दिन 15 दिन के बाद। आज वो समय नहीं है, आज के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग होती है, डिमैटेरियलाइज फॉर्म में ये होता है। आज आपने अकाउंट खोल लिया ब्रोकर के साथ या आपने भी ऑनलाइन अकाउंट खोल दिया और उसके बाद आपको जो शेयर खरीदना है, जैसे 100 TCS का शेयर आपने पंच किया, तुरंत वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेचना है तुरंत आपके अकाउंट से बिक गया, तुरंत लेन देन होता है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो ये जो अकाउंट खोला जाता है इसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसको नॉर्मली डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो कहते हैं, डीमैट से मतलब डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट वही है, इसमें अब सब शेयर रहते हैं।
अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स सीनियर सिटीजन्स विथ फंड्स अगेंस्ट देयर होम इक्विटी। एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि सीनियर सिटीजन्स को फंड प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ के अगेंस्ट में? तो होम इक्विटी। होम इक्विटी क्या है? होम इक्विटी मतलब कि जैसे घर है किन्हीं का, तो घर का जो वैल्यू है, एक तरह से सिंपल टर्म में समझिए तो दैट इज कॉल्ड होम इक्विटी। अनइनकम्बर्ड, जिस पर कि कोई लोन नहीं है, तो वो जो वैल्यू है ना, उस पर एक लोन देने की प्रक्रिया है आजकल। एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उसका क्या नाम है? रिवर्स मॉर्गेज, मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट हाउस या रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो इसको रिवर्स मॉर्गेज कहा जाता है। ऑप्शन ए। इसमें होता क्या है कि जैसे सीनियर सिटीजन है 62 साल के ऊपर, उनका अगर उनके नाम पर कोई घर है, आजकल जैसा देखते होंगे आप हर जगह कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अपना घर में अकेले हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, उनके 5 करोड़ 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, लेकिन वो घर का वैल्यू है ना, उनके पास कैश नहीं है। हो सकता है उनको रोज का खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है, बच्चे बाहर हैं सभी। तो अब ये इसका प्रोविज़न ये किया गया है कि आप चाहिए तो उस घर को बैंक को एक तरह से गिरवी रख दीजिए और बैंक आपको उसके अगेंस्ट में पैसा दे देगा। जैसे मान लीजिए कि घर का वैल्यू 1 करोड़ है, आप बैंक को आपने वो रिवर्स मॉर्गेज के लिए अप्रोच किया है, बैंक क्या करेगी? उसका वैल्यूएशन कराएगी कि इसका वैल्यू ठीक है 1 करोड़ है, तो हम इसका 40% 50% जो भी है 40% मान के चलिए कंजर्वेटिवली 40 लाख रुपए आपको दे देते हैं। और वो 40 लाख में कुछ पोर्शन जो रहेगा वो आपको एक बार में लमसम दे दिया जाएगा और कुछ पोर्शन आपको हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसे चाहिए वो आपको हमेशा एक पेंशन के रूप में समझिए या एक इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको देते जाएगी बैंक। और कब तक? जब तक आप जिंदा हैं। आप जब तक जिंदा हैं आप उसमें घर में रहिए, वो घर आप ही का है, आप उस घर में रहिए हमेशा। बैंक क्या करेगी? जब आपकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो आपके जो लीगल एयर्स हैं उनको कहेगी कि भाई इनको इतना पैसा हमने दिया था, 40 लाख ऐसे ऐसे, उसका इंटरेस्ट के साथ इतना हो रहा है, आप उसको वापस कर दीजिए, हम आपको घर दे देते हैं वापस। लीगल एयर्स उतना पैसा चुका के घर ले सकते हैं। और नहीं, अगर वो नहीं देंगे तो बैंक क्या करेगी? घर को बेच देगी। घर बेचेगी, उसमें जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन था उसको एडजस्ट करके जो बाकी पैसा बचेगा वो उनके लीगल एयर्स को दे देगी। तो ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहलाते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनके पास घर लेकर बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वो घर को अपने एक तरह से गिरवी रख दिए और पैसा भी उनको मिल गया, घर भी रहे, घर में रह रहे हैं, एज ऑनर रह रहे हैं वो। और जब वो नहीं रहेंगे उस समय बैंक उस चीज़ का फिर अकाउंट फॉर करेगी। तो इंडिया में चूंकि सेंटिमेंटल वैल्यू काफ़ी होता है इसलिए बहुत पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ के बारे में जानिए और बहुत लोगों को सलाह दीजिए। बहुत अच्छा स्कीम है ये रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स इसको इसलिए कहा जाता है कि मॉर्गेज में नॉर्मली क्या करते हैं, आपने प्रॉपर्टी दे दिया है, उसके अगेंस्ट लोन लिया, तो यहाँ पर ये बात नहीं है, बैंक ही आपको पैसा भी दे रही है और प्रॉपर्टी भी आप ही के पास है। What is a part of the profit that is distributed by any company amongst its shareholders is known as। कंपनी अपना प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट जो अपने शेयर होल्डर्स को देती है टाइम टू टाइम, तो इसको क्या कहा जाता है? शेयर प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, डिविडेंड या शेयर इनकम। तो ये डिविडेंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये टाटा मोटर्स है, उसको साल में 100 करोड़ की प्रॉफिट हुई और उसके पास 100 शेयर होल्डर्स है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 100 नहीं, करोड़ों शेयर होल्डर्स होंगे, लाखों होंगे, तो 100 शेयर है मान लीजिए उनके पास शेयर होल्डर्स, और उनको अपना प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो हो सकता है कि 1 करोड़ अलग कर दें और कुछ प्रॉफिट सभी को दे दें, तो सभी को जो देंगे बराबर प्रॉफिट देना होगा उनको। तो इसको जो देंगे ना वो कहलाता है डिविडेंड, लाभांश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिविडेंड। अगर आपने, जैसा हमने डीमैट अकाउंट के बारे में कहा, अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है और कुछ शेयर्स रखे हुए हैं, तो ये क्वार्टरली आप देखिएगा कि किसी अकाउंट में डिविडेंड आते रहता है। कंपनी अनाउंस करती है, वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आपको वो शेयर का डिविडेंड जो है कंपनी जो डिक्लेयर कर रही आ रही है। ये क्वार्टरली आजकल जो भी शेयर लिस्टेड होते हैं ना, उनका क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर में हर कंपनी डिविडेंड दे, कोई क्वार्टरली देती है, कोई हाफ ईयरली देती है, कोई ईयरली देगी, या कोई ईयरली दे रही है फिर क्वार्टरली भी दे सकती है। उसका कोई फिक्स नहीं है, वो उनको डिसाइड करना रहता है कि जितना प्रॉफिट हुआ उसका कितना आप रखिएगा अपना एक्सपेंशन में, अपने खर्च में रखिएगा और बाकी शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रोसेस फॉर कन्वर्सन ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली टू अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। ये प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें कि मनी इलीगली ऑब्टेन किया गया है, लेकिन उसको दिखाया इस तरह से जाता है कि लेजिटिमेट सोर्सेज, सही सोर्स से लिया गया है। जैसे मान लीजिए ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स डीलर है या ब्राइबरी है, तो ये सब तो इलीगल मीन्स है ना पैसा कमाने का। उसको ले लिया, लेकिन अब आप रखें कहाँ, तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से घुमा फिरा कर अकाउंट में लाया जाता है, या घर बना लिया गया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया गया, ऐसा लगे कि बड़ा लेजिटिमेट सही तरीका से लाया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सचेंज मनी, कंसिडरेशन मनी, मनी एट कॉल या मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके बारे में आजकल हर दिन आप लोग सुनते होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग इसी को कहते हैं। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री क्या है? लॉन्ड्री का मतलब धुलाई। तो ये मनी का धुलाई करके साफ सफाई किया जाता है, माने इलीगल मनी जो है उसको साफ सफाई आप करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये सही तरीका से आया है, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो है ये यही चीज़ देखती है, इसी के लिए एम्पावर्ड है वो। सही जवाब है ऑप्शन डी। विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू सेट अप टॉकिंग एटीएम इन इंडिया? बोलता हुआ एटीएम के बारे में आप लोगों ने सुना है, ऐसा भी एटीएम होता है। और भारत में कौन सा बैंक है जो कि पहली बार इसको इशू किया है, इसको इस्टेब्लिश सेटअप किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या इंडियन बैंक? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको पहला सेटअप किया था। और ये टॉकिंग एटीएम जो होता है नॉर्मली विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। वो एटीएम में जाके एक ईयरफोन लगाएंगे और उनको आवाज़ आएगी, उसके हिसाब से वो काम करेंगे और उनका पैसा निकलेगा। तो दिस इज़ टॉकिंग एटीएम। तो आज बहुत तरह से डिसेबल्ड लोगों के लिए या फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुत उपाय किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में ये चीज़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।